हर साल 10% के आसपास एट्रोसिटीज यानी जुल्म जाती बढ़ती जा रही है। इसलिए ज़रूरत अभी है, वक्त, ये डिमांड है, इसकी ज़रूरत पड़ गई है। अब नहीं रोका गया, अब SC/ST पे जो खासतौर से एट्रोसिटीज है उसको नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। लोगों को FIR से ही वंचित कर दिया जाता है और जो डेटा अभी हमारे पास आता ही नहीं है, अभी पता ही नहीं चलता कि कहाँ कहाँ एट्रोसिटीज हुई, थाने से भगा दिया जाता है। मोहल्ले लेवल पे दबाव बना करके जो सामंतवादी लोग हैं वो दबाव बना के उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। अफसर हैं उसी लेवल के जुडिशियल अफसर भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत या इसी तरह की किसी संस्था के अंतर्गत जो है इस देश के अंदर रिक्रूट किए जाएं, ताकि वे आरक्षण का लाभ लेते हुए प्रमोशनें प्राप्त करते हुए जुडिशरी के हाईएस्ट पोस्ट तक जो है वो पहुँचे। पंजाब के सारे दफ्तरों में बाबा साहब अम्बेडकर की और आदरणीय भगत सिंह जी की उन्होंने तस्वीरें लगा रखी हैं। उन्होंने 8 राज्यसभा के सांसद मनोनीत किए हैं, चुनाव करवाए हैं, टिकटें दी हैं आम आदमी पार्टी ने। क्या किसी बहुजन समाज के किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के किसी बंदे को दिया है टिकट? इलेक्शन कमीशन में अभी तक रजिस्टर्ड है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन है नहीं ग्राउंड पे। तो बहुजन समाज पार्टी का भी कभी ना कभी आने वाले 5-10 साल में यही हाल होगा। नाम तो होगा लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये बहुजन हेल्पलाइन नंबर जो है ये बहुजनों की कैसे मदद कर सकता है और इस जो एट्रोसिटीज़ होती हैं देश में कैसे छुटकारा पा सकता है? देखिए, ये बहुजन हेल्पलाइन नंबर आज जारी किया गया है। सिर्फ SC/ST एट्रोसिटीज पे ही नहीं, उसके अलावा OBC पे भी अगर एट्रोसिटीज होती है, माइनॉरिटीज़ पे भी होती है, तो बहुजन में सब लोग आते हैं, उनकी भी मदद की जाएगी और उनकी मदद कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से बिल्कुल की जाएगी। और जिस शहर का मामला होगा, जिस थाने का मामला होगा, उस थाना प्रभारी को बात किया जाएगा, वहाँ के SP को बात किया जाएगा, जरूरत पड़ने पे उस स्टेट के DGP और पुलिस कमिश्नर को बात किया जाएगा। और फिर आगे ज़रूरत पड़ती है तो SC/ST कमीशन भी जाया जा सकता है। और साथ में जो कानूनी लड़ाई होगी, वकीलों की हमारी एक बहुत बड़ी टीम है देश भर में, जो कोर्ट जा करके भी इसको लड़ा जा सकता है और सामाजिक तरीके से भी उसको हल किया जा सकता है। तो हम लोग हर तरीके से सक्षम हैं कि SC/ST समाज को, खासतौर से बहुजन में SC/ST समाज को जहाँ भी एट्रोसिटी जिनके ऊपर होती है, तो हम लोग हर तरीके से उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने के लिए। सर बहुजन, लेकिन आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ी हेल्पलाइन? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, कोई सर देश भर में कोई ऐसा कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से मदद तो कर रहे हैं, लेकिन कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम लोग चाह रहे थे कि पूरे भारत में एक दिल्ली, खासतौर दिल्ली में एक ऐसा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो जहाँ से हम अपनी बात, लोगों की जो समस्याएं हैं देश भर से आएँ, उस पर हम लोग उसको जांच करके, उस जो लोगों की समस्याएं हों उसको तहकीक करके फिर उस पर लोगों की सही मदद कर सकें। इसलिए इसकी ज़रूरत है अभी देश में, क्योंकि एट्रोसिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं। हर साल 10% के आसपास एट्रोसिटीज यानी जुल्म जाती बढ़ती जा रही है। इसलिए ज़रूरत अभी है, वक्त, ये डिमांड है, इसकी ज़रूरत पड़ गई है। अब नहीं रोका गया, अब SC/ST पे जो खासतौर से एट्रोसिटीज है उसको नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। लेकिन सर देश में SC/ST एक्ट जो है लागू है, फिर भी हाँ, SC/ST एक्ट लागू है। मैं वकील हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, उस पर कन्विक्शन का रेट क्या है जी? आप देखिए, जैसा DGP साहब बता रहे थे कि अमेरिका में, US में, इंग्लैंड में, दुनिया के और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कन्विक्शन का क्या रेट है और यहाँ इंडिया में कन्विक्शन का क्या रेट है। पहले तो FIR ही लॉन्च नहीं होती। जब FIR लॉन्च हो गई तो सारे वही लोग हैं जो जांच करने वाले हैं, और जब रिपोर्ट ही जब गलत जाएगी तो कन्विक्शन कहाँ से होगा। तो इसलिए उस पर पहली बात तो है कि FIR होनी चाहिए। कुछ लोगों को FIR से ही वंचित कर दिया जाता है और जो डेटा अभी हमारे पास आता ही नहीं है, अभी पता ही नहीं चलता कि कहाँ कहाँ एट्रोसिटी हुई, थाने से भगा दिया जाता है। मोहल्ले लेवल पे दबाव बना करके जो सामंतवादी लोग हैं वो दबाव बना के उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो पहली बात तो FIR में तब्दील होना चाहिए। बहुजन जो है, बहुजनों पे ही अत्याचार हो रहा है, बहुजन ही अत्याचार करने वाले हैं, तो आप अपने लोगों को ही कैसे समझा पाएंगे? नहीं, अब ये सवाल है कि बहुजन अत्याचार किस पे करते हैं। सवाल OBC समाज जो है SC पर अत्याचार कर रहा है, ST पर अत्याचार कर रहा है और अब वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ऐसे नहीं, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, इस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। OBC समाज हो या SC हो, माइनॉरिटी हो या ST हो, ये सब बहुजन के हिस्सा है और ये एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हैं। अभी देश में जो माहौल है, कोई किसी पे ऐसी, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि जो OBC समाज का आदमी SC पे अत्याचार कर रहा है। और कहीं छोटी मोटी ऐसी घटना आती है हमारे पास, हमारी नॉलेज में होगा तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे, उस पर भी लोगों की मदद करेंगे और जहाँ जिसकी जुल्म जाती होगी, जिसकी तरफ से गलती होगी, उसको
उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कानून सम्मत मिलना चाहिए। बहुजन समाज में जो बिखराव है उसे कैसे आप समेटने काम करें? देखिए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि बहुजन समाज एक प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाए, चाहे उसको ज़रूरत पड़ने पे एक सामाजिक संगठन के रूप में नीचे आए या एक प्लेटफॉर्म के नीचे, मतलब किसी भी तरीके से हम चाह रहे हैं देश भर में जो बहुजन समाज बिखरा हुआ है वो इकट्ठे एक जगह आ जाए और अपनी एक ताकत बने और किसी भी बड़ी पार्टियों का के पीछे ना भागे, अपनी एक ताकत बनाए और अपनी ताकत बनाकर, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि आपकी मंजिल विधानसभा है, आपकी मंजिल पार्लियामेंट है, न कि आपकी मंजिल किसी धर्म के पीछे भागना और अपना वक्त खराब करना है। तो हमारी कोशिश है कि लोग जागरूक हों और सत्ता की तरफ आगे बढ़ें। जब आप सत्ता में बैठेंगे तो जब हुकूमत में आप होंगे तो आपके ऊपर जुल्म जाती नहीं होगी। तो सर, ये आपसे बात करना जो बहुजन समाज है, संसाधनों का जो है उन पर नियंत्रण नहीं है बहुजन समाज का, तो इसे कैसे देखते हैं आप? क्या बहुजन समाज ऐसे पिटता रहेगा? वही तो अब जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस के साथी हैं पूरे देश में जातीय जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। जातीय जनगणना करवाने का मतलब क्या है? ताकि इस देश के लोगों को पता चले कि जो बहुजन समाज है हमारा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लोग खासकर जो हैं, पता चले कि उनकी जनसंख्या 75 वर्ष की आज़ादी के उपरांत कहाँ पहुँची है, उनकी वास्तविक परिस्थिति क्या है। और जब जनसंख्या का हमको पता चल जाएगा तो फिर संसाधन, जो इस देश के संसाधनों पे जो 10% लोगों का कब्जा है, तो वो जो 85% हमारा समाज है, उन संसाधनों का 10% लोगों से जो अब के जरिए लेके, या जो हमारे देश के संसाधन अभी भी जो बिना किसी मलकियत के जो पड़े हैं, ज़मीनें पड़ी हैं, किस प्रकार उनका बहुजन समाज में बंटवारा हो संसाधनों का, तो उसकी भी फिर स्कीमें बनेंगी। और क्यों नहीं हुआ अब तक ये 75 वर्ष की आज़ादी के उपरांत बंटवारा? संसाधनों पे एक खास वर्ग का कब्जा क्यों है? तो ये सारी बातें हैं। और जो व्यवस्था है, ये तो हो गया संसाधन। जो व्यवस्था है, मान लो शिक्षा व्यवस्था है या जुडिशरी है हमारी, उस पे भी जो मनुवादी ताकतें हैं, ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, आज़ादी के 75 वर्ष के उपरांत भी उनका कब्जा है। तो जो 85% बहुजन समाज है, जिनकी समस्याओं के लिए ही संविधान क्रिएट किया गया है, जिनकी समस्याओं से सुलझने के लिए ही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है जुडिशरी में, जो इंसाफ का मंदिर है। ठीक है, तो मैं एक प्रशंसा करना चाहता हूँ, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सम्मानित माननीय हमारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी का। उन्होंने हाल ही में संविधान दिवस पर अपने वक्तव्य में कहा है कि जिस प्रकार IAS IPS की भर्ती इस देश में सिलेक्शन होती है UPSC के ज़रिए, उसी प्रकार जो जुडिशियल अफसर हैं, उसी लेवल के जुडिशियल अफसर भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत या इसी तरह की किसी संस्था के अंतर्गत जो है इस देश के अंदर रिक्रूट किए जाएं, ताकि वे आरक्षण का लाभ लेते हुए, प्रमोशनें प्राप्त करते हुए जुडिशरी के हाईएस्ट पोस्ट तक जो है वो पहुँचे। जिस प्रकार हमारे IAS IPS DG के पदों तक पहुँच रहे हैं आज की तारीख में, चीफ सेक्रेटरी के पदों तक पहुँच रहे हैं, तो जुडिशरी में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में कितने वाइस चांसलर हैं हमारे, हैं? तो ये संसाधनों में जो हिस्सेदारी है हमारी जनसंख्या के अनुसार बहुजन समाज की, किसी भी व्यवस्था में जो है वो नहीं है आज की तारीख में। तो ये जो जाति जनगणना का जो प्रयास है, ये भी उसी तरफ एक प्रयास है। सर, आरक्षण को इतने साल हो गए हैं आज, लेकिन बहुजन समाज जो है अभी दबे कुचले समाज में इसकी गिनती होती है, तो इसकी आगे जाकर और मतलब कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए, जो आरक्षण कब खड़ा होगा? जो शिक्षा में और जो नौकरियों में जो आरक्षण है, वो तो तब तक जारी रहेगा और रहना चाहिए जब तक कि बहुजन समाज की जनसंख्या के अनुसार उसमें उनकी उपस्थिति दर्ज ना हो जाए। ये तो चलता रहना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक आरक्षण है इस देश में, राजनीतिक आरक्षण है जिसके ज़रिए MLA MP बनते हैं, किसी ने तो कोई मांग नहीं करता इसके बारे में। तो बताइए किसी कौन सी बहुजन समाज पार्टी ने, किसी ने, या बहुजन समाज से संबंधित किसी राजनीतिक पार्टी ने इसकी मांग की हो? लेकिन अपने आप ही बढ़ाए जा रहे हैं, अपने आप ही बढ़ाए जा रहे हैं। जो शासक वर्ग है इस देश का,
बढ़ाया जा रहा है राजनीतिक आरक्षण को। क्यों? क्योंकि उनको चमचे पैदा करने हैं, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो उनके तलवे चाटें। 147 सांसद हैं बहुजन समाज के, SC ST के। क्या करते हैं उसमें पार्लियामेंट में? क्या हमारे हकों की लड़ाई लड़ते हैं? तो सर बहिष्कार कर देना फिर उनका बहिष्कार होना चाहिए, समाज को उनका बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का। और तो ये हमारी लड़ाई है। और आरक्षण एक रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारी सरकारी नौकरियां हैं, शिक्षा व्यवस्था है, तो उन व्यवस्थाओं में रिप्रेजेंटेशन का एक साधन है हमारा आरक्षण। तो जब तक हमारी जनसंख्या के मुताबिक हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो अब देख लीजिए आप, मैंने आपको अभी बताया, उदाहरण दिया कि राज्यसभा है ना, उसमें आरक्षण नहीं है। राज्यसभा के जो सांसद बनते हैं उसमें आरक्षण नहीं है। आम आदमी पार्टी, जो कि बाबा साहब की तस्वीर हर जगह लगा के रखी हुई है, दफ्तरों में, पंजाब के सारे दफ्तरों में बाबा साहब अम्बेडकर की और आदरणीय भगत सिंह जी की उन्होंने तस्वीरें लगा रखी हैं। उन्होंने 8 राज्यसभा के सांसद मनोनीत किए हैं, चुनाव करवाए हैं, टिकटें दी हैं आम आदमी पार्टी ने। क्या किसी बहुजन समाज के, किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के किसी बंदे को दिया है टिकट? तो जहाँ आरक्षण नहीं है तो वहाँ नहीं देंगे हमको। ये जुडिशरी में आरक्षण नहीं है, वहाँ नहीं देते। हायर जुडिशरी में कहाँ देते हैं? हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में कहाँ है हमारा? तो आरक्षण, तो ये मानसिकता को भी जाहिर कर रहा है इनकी जो शासक वर्ग है इस देश का, कि जैसे ही आरक्षण ख़त्म होता है सारे पे कब्जा कर लेते हैं। तो इस दुर्व्यवस्था से बचने के लिए भी फ़िलहाल आरक्षण बहुत ज़रूरी है। और प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि जहाँ पे आरक्षण लागू नहीं है, आर्मी में आरक्षण लागू नहीं है, जुडिशरी में आरक्षण लागू नहीं है, ठीक है जी, राज्यसभा में आरक्षण लागू नहीं है, तो जहाँ जहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे आरक्षण लागू ना हो, नहीं है, जैसे आर्मी है, चलो वहाँ तो एक फाइटर लोग हम तैयार करते हैं, सैनिक तैयार करते हैं, लेकिन मैं अपने समाज से अपील करना चाहता हूँ आर्मी के लिए खासकर, कि वह अपने बच्चों को जो है आर्मी प्रशिक्षण प्राइवेट लोगों के ज़रिए दिलवाकर ऑफिसर बनवाएं, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल तक पहुँचाएँ अपने बच्चों को। और जो जुडिशरी है और जो दूसरी राज्यसभा है और जो जहाँ पर आरक्षण नहीं है, वहाँ पे हम सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर बहुजन समाज जो है सत्ता में स्थापित कैसे होगा? बाबा साहब ने, काशीराम ने, तमाम जो महापुरुष थे हमारे, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। हमारे पास देखिए, बहुजन समाज को सत्ता में लाने के हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज सत्ता में आज भी नहीं है। मद्रास में हमारी सरकार है, तमिलनाडु में हमारी सरकार है, ठीक है नहीं, और झारखंड में हमारी सरकार है, वहाँ पे भी बहुजन समाज का मुख्यमंत्री है। तो ऐसा नहीं है हम इस उद्देश्य को कि प्राप्त नहीं कर सकते या हमारे में शक्ति नहीं है। मान्यवर साहब कांशीराम ने दिखा दिया ना, बहुजन समाज पार्टी बना करके एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी ना देश के अंदर, और वो एक चुनौती बन गई सारे मनुवादी समाज के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने जो एक इमारत खड़ी करी थी, जो स्तंभ उन्होंने खड़ा किया था, वो बिखराव पर है, वो एक खंडर में परिवर्तित होते कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण या उनकी जो है वो विमुखता के कारण जो वो इमारत गिरती जा रही है, ढहने की कगार पर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग खड़े हैं, शादाब जैसे लोग खड़े हैं और दूसरे हमारे साथी हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे 15 साल तक, वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। साहब कांशीराम के बहुत क्लोज सहयोगी रहे हैं, तो वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ाई चल रही है, दोबारा संगठित करने की कोशिश हो रही है और करेंगे, और हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, हमारा प्रयास है। ऐसा नहीं है कि अगर अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है जो बाबा साहब ने बनाई थी, ठीक है, वो ग्राउंड पे अभी भी नाम है उसका, इलेक्शन कमीशन में अभी तक रजिस्टर्ड है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन है नहीं ग्राउंड पे। तो बहुजन समाज पार्टी का भी कभी ना कभी आने वाले 5-10 साल में यही हाल होगा, नाम तो होगा लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं होगा। तो उसके लिए एक ईमानदार प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। वो प्रयास ये नहीं है कि आज ही चमत्कार हो जाएगा या 2 दिन के बाद चमत्कार हो जाएगा। लड़ाई लंबी है। बहुजन समाज संसाधन संपन्न नहीं है, ठीक है, संसाधनों की कमी है और बहुत सी कमियां हमारे समाज में, अनपढ़ता ज़्यादा है।